गुड आफ्टरनून फ्रेंड, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो मैं मोहम्मद रहीम अहमद। आइए आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का अगला टॉपिक। इसके पहले हमने आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताया था कि हिस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, किसके द्वारा किया गया था। हमने फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के पिता या जनक के बारे में बात किया था। किस युद्ध के बाद इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, हमने उस पर भी बात कर लिया था। हमने एडी बी सी ईसवी ईसा पूर्व और BCE और CA के बारे में भी हमने बात किया, CE के बारे में बात किया। ठीक है, क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले हमको AD और BC के बारे में सही तरीके से जानकारी होना जरूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को देखा है जो कि मतलब BA में चले गए हैं मगर उनको सही तरीके से AD और BC के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने पिछले लेक्चर में बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको मौखिक रिपीट कर देता हूँ कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, बर्थ ऑफ ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म को सेंटर मान लिया गया, क्योंकि इतने बड़े इतिहास को लिख पाना संभव नहीं था। इसलिए यह था कि किसी एक को सेंटर मान लिया जाए। तो उस समय ज़्यादा फेमस या चर्चित जो व्यक्ति थे वो ईसा मसीह थे धरती पर। ठीक है, तो उनको सेंटर मानकर, यानी उनके बर्थ को जीरो करके जो है, हाँ, हालांकि उनका बर्थ लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। हाँ, 25 दिसंबर को मनाते हैं। उधर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6 से 4 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे जीरो मान के, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को, जिसे 1 2 3 4 5 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, तो इनको हम लिखते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। इसको हम हिंदी में ईसवी लिखते हैं। ठीक है, वही अगर यूरोपीय परंपरा में अगर देखा जाए तो यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर एडी का यूज न करके CE का यूज करते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम एडी यानी एनो डोमिनी में लिखते हैं, यानी कि ईसवी में लिखते हैं। वही ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट में लिखते हैं। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। ठीक है, इसी को यूरोपीय परंपरा में या यूरोपीय कुछ कंट्रीज हैं जो BC की जगह पे BCE का यूज करते हैं। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसको हम हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। BC को ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम BC में लिखते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स को मैंने एडी को आफ्टर डेथ पढ़ाते हुए देखा है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर मैं एडी को आफ्टर डेथ के तौर पे अगर पेश करूं तो होगा क्या कि ईसा मसीह के जन्म के पहली घटना, ईसा मसीह के मरने के बाद की घटना। तो यानी कि जन्म के पहले, यानी जब उनका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले की घटना या इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और जब वो मरे उसके बाद का हम अध्ययन करेंगे। तो जब तक वो जीवित थे तो क्या उसका इतिहास हम खत्म कर देंगे? उनके समकालीन जो लोग थे उनको खत्म कर देंगे? वो लगभग आई थिंक 33 साल तक जीवित थे ईसा मसीह क्राइस्ट। हाँ, उसके बाद उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो ये 32-33 जो भी है, तो क्या इस 32-33 साल के इतिहास को हम ऐसे ही नजरअंदाज कर देंगे? तो इसलिए आफ्टर डेथ कहना गलत होगा। उसका सही अर्थ क्या है? एनो डोमिनी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डेट वगैरह याद करने में बड़ी इशू होता है, या उनको लगता है कि इतिहास बड़ी बोरियस सब्जेक्ट है। क्यों भाई बोरियस है? क्योंकि उसमें डेट वगैरह याद करना पड़ता है। यार कौन बोलता है आपको डेट याद करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है आपको डेट याद करने के लिए। जो घटनाएं हैं, जो चीजें हुआ है, आप उसको याद करिए, उसको जानकर। डेट आपको याद करने के लिए ना तो मैं कहूंगा, ना आपको कहा जाएगा, ना डेट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो चीजें आपको देखते देखते, सुनते सुनते जो इंपॉर्टेंट डेट होती है, जहां से इतिहास का एक विभाजन होता है, जहां से इतिहास में हमको बदलाव या चेंजिंग देखने को मिलता है, वो डेट आपके लिए मायने रखते हैं। तो वो ऐसे ही याद हो जाती हैं। ऐसे कैसे? अरे यार, जैसे आप अपने फ्रेंड का या अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे बनाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, आपका स्टेटस लग जाता है। तो जब गर्लफ्रेंड का बर्थडे विथ मंथ के साथ आपको याद हो सकता है, तो इतिहास का डेट आपको याद नहीं हो सकता, जिससे आपको नौकरी वगैरह लग सके, जिससे आपका करियर बन सके। ठीक है, तो इसलिए डेट का आप टेंशन मत लीजिए। और दूसरी चीज है कि जिनको बोरियस होता है वो बोरियस फील ना करे। इतिहास जानने और समझने की चीज है, जिज्ञासा की चीज है, इंटरेस्ट की चीज है। आपके अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए कि यार कैसे रहे होंगे उस समय के लोग, क्या खाते थे, क्या पहनते थे,
उस समय तो मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, सही तरीके से कपड़े वगैरह भी नहीं थे, खाने पीने की भी सामग्री नहीं था। कैसे सर्वाइव किए होंगे उस समय के लोग, उस समय के मानव या उस समय के आदि मानव या उस समय के राजा महाराजा या राजा महाराजाओं के समय में जो उस समय की जनता रहे होंगे, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई युद्ध हुआ तो क्या हुआ था यार उस युद्ध के बारे में। अब जैसे अब महाभारत के बारे में बात कर दिया जाए तो कि महाभारत का युद्ध पृथ्वी पर या धरती पे सबसे विशाल का या सबसे भयानक युद्ध था, तो अंदर आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि यार क्या हुआ था महाभारत के युद्ध में, क्यों महाभारत का युद्ध इतना फेमस है या इतना बड़ा युद्ध है, क्या ऐसी उसमें घटनाएं हुई थी। हमने सुना कि उसमें भगवान भी शामिल थे, है? उसमें ईश्वर भी शामिल थे, जैसे भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें तो सब कुछ उन्हीं का किया कराया हुआ था, वही पूरा सब कुछ युद्ध का संचालन या युद्ध को क्या नतीजा वगैरह सब कुछ उन्हीं के हाथ में था कि किसको क्या करना है। बस लोग अपने एक पात्र के तौर पर, जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं, तो हीरो जो होते हैं वो डायरेक्टर के निर्देश पे चलते हैं। डायरेक्टर उनको जब तक का रोल देता है तब तक वो अपने रोल को निभाते हैं और अपने रोल को पूरा करने के बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही महाभारत में भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सब कुछ डिसाइड कर रखा था कि किसको क्या करना है, किसके साथ कब क्या होगा, किसको कब जाना है, कब किसको आना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो सारा चीजें फिक्स था। एज ए डायरेक्टर के तौर पे भगवान कृष्ण रोल अदा कर रहे थे। हमारा भी वही रोल है, हम लोगों का भी वही रोल है इस धरती पर कि जिसका जब तक का रोल है तब तक वो अपने जीवन में सब कुछ खाएगा पिएगा घूमेगा टहलेगा एंजॉय करेगा और उसके बाद वो भी चला जाता है। कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय के बाद चला जाता है, कोई समय के बाद भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये एक हम लोग एक पात्र के तौर पर इस धरती में है, इस धरती पर है, जिसका जब समय आएगा वो चला जाएगा अपना रोल अदा करके। चलिए आते हैं इतिहास में। क्या यार, बॉटल गिरने से मैं डर जा रहा हूँ, मुझे लगा भगवान लेने आ गए। चलिए आते हैं इतिहास पे। देखिए, इतिहास को वैसे तो कई भाग में कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, थोड़ा सा अच्छा हम चर्चा ही कर देते हैं, क्या ही मुंह से बोलें। आइए, जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म के आधार पर इतिहास को अगर हम डिवाइड कर दें, इतिहास को हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा। सबसे पहले तो इतिहास को हम इसी रूप में ही डिवाइड करेंगे। क्या होगा, सबसे पहले हिंदू धर्म के हिसाब से सतयुग, जिसको हम कृत युग भी बोलते हैं, उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग दिख रहा है, त्रेता युग। त्रेता युग के बाद आता है आपका द्वापर युग, द्वापर युग। और द्वापर युग के बाद आपका आता है, द्वापर युग के बाद आपका आता है कलयुग, कल युग। ठीक है, ये हिंदू धर्म के आधार पे इतिहास का विभाजन किया गया है। ठीक है, धार्मिक लोगों के द्वारा। तो पहला आपका है सतयुग, सतयुग को हम कृत युग भी बोलते हैं। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, द्वापर युग के बाद आता है आपका कल युग। ठीक है, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने इस धरती पर 10 अवतार लिए थे, 10 अवतार। हालांकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु के टोटल 24 अवतार थे, मगर उन 24 अवतारों में जो 10 अवतार हैं वो मुख्य अवतार है। ठीक है, तो इस 10 अवतार में जो पहला अवतार उनका था वो था मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। और जो दूसरा अवतार था, जो लास्ट उनका अवतार है, वो है कल्कि। ठीक है, वो है कल्कि। तो कहने का मतलब ये है कि जो कल्कि अवतार है वो अभी लिए नहीं है, वो भविष्य में लेंगे। और भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि धरती पर जब जब पाप या जब जब प्रलय आया तो उस प्रलय से अपने भक्तों का या अपने लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लिया है। और आने वाले समय में जब इंसान इंसान को मारेंगे काटेंगे और इस धरती पर पाप अपने चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ, तो उस समय भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। कल्कि अवतार में उनको बताया गया कि वो एक सफेद घोड़े पर आएंगे, हाथ में वज्र होगा, उनके पीछे एक आभा मंडल, जैसे सूर्य को अगर हम उठाकर एक छोटा आकार करके पीछे के साइड में आपको गोल गोल घुमाए तो उस तरह से कुछ वो दिखेंगे। ठीक
ठीक है, और वो फिर पृथ्वी से पापियों का नाश करने के बाद ये वो वापस चले जाएंगे। तो इन 10 अवतार का ही अभी ज़्यादा पाप नहीं बढ़ा है, इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं, बट जल्द ही लेंगे, जिस तरह से आज के युवा वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था धर्म के आधार पे। अच्छा, एक और अगर हम बात करें धर्म के आधार पे, तो हाँ, एक और अगर हम बात करें धर्म या संप्रदाय, धर्म या संप्रदाय, धर्म या संप्रदाय, ठीक है। अगर हम बात करें धर्म या संप्रदाय के आधार पे, तो धर्म या संप्रदाय के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा हिंदू काल, पहला है हमारा हिंदू काल, दूसरा हमारा है मुस्लिम काल, तीसरा हमारा है ब्रिटिश काल। तीसरा हमारा है ब्रिटिश काल। ठीक है, यानी धर्म या संप्रदाय के आधार पे भी इतिहास को डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइड करने वाला काम किसने किया था? तो ये डिवाइड करने वाला काम एक ब्रिटिश व्यक्ति था, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को संप्रदाय के आधार पे, यानी कि धर्म के आधार पे डिवाइड कर दिया। सोचिए कि वह व्यक्ति जो भारत में कभी आया ही नहीं, वो भारत में कभी भ्रमण ही नहीं किया, वो भारत के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, उसने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पे 3 भागों में या संप्रदाय के आधार पे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उसके कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन भारत में, जिन लोगों ने प्राचीन काल में भारत पर शासन किया था, वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। जिन लोगों ने मध्यकालीन भारत में भारत पर शासन किया था, वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। और उसके बाद आधुनिक काल में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था, उनको क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश काल। यानी हमको तो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, मगर खुद को ईसाई नहीं लिखा, खुद के लिए क्या यूज कर दिया? ब्रिटिश काल। गजब आदमी, गधा आया भी नहीं भारत में और भारत के बारे में सब कुछ लिख डाला। यही हाल था उसका रेड क्लिफ का, वो भी नहीं आया था भारत में और लंदन से ही बैठकर वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया मैप उठाकर। तो सोचिए कि अंग्रेजों के द्वारा कितना हमारा शोषण किया गया था। ठीक है, तो देखिए हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, तो इसका इन्होंने इसको आपको अभी बताएं या डायग्राम में बताएं? चलिए डायग्राम में बताएंगे, अभी बस खाली विभाजन ही देख लीजिए। ठीक है, तो ये था जेम्स मिल। तो याद रखिएगा कि वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को धर्म या संप्रदाय के आधार पर विभाजित किया था। तो वो व्यक्ति थे जेम्स मिल। अब आते हैं पत्थर के औजारों के आधार पे। पत्थर के औजार, अगर हम बात करें पत्थर के औजारों के आधार पे इतिहास का विभाजन, तो वो कौन कौन से थे? हाँ, तो वो थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण, यहीं पे लिखें, काल। ठीक है,
अगर अंग्रेजी में लिखना है तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इस तरह से पत्थर के औजारों के आधार पे क्या कर दिया गया था, इतिहास का विभाजन कर दिया गया था। आइए एक और विभाजन की तरफ बढ़ते हैं। धातु के आधार पर, धातु के आधार पर, अगर हम धातु के आधार पे इतिहास का विभाजन कर दें तो क्या होगा। देखिए, धातु के आधार पे जो इतिहास का विभाजन है वो है ताम्र युग, अगला है कांस्य युग, और इसके बाद है लौह युग। ठीक है, ये धातु के आधार पर, यानी कि अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन हम आगे आपको बता देंगे, अभी केवल इतिहास के विभाजन की तरफ देखते हैं। ठीक है, ये तो धातु के आधार पे हो गया था। उसके बाद हम एक और बात करेंगे इतिहास विभाजन के बारे में। आजा यार, हाँ, समय के आधार पे, समय के आधार पर। अब समय के आधार का भी देख लेते हैं। समय के आधार पे अजब, हाँ देखिए, समय के आधार पे अगर हम बात करें तो प्राचीन काल, मध्यकाल या मध्यकालीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, ये समय के आधार पे, यानी कि समय के आधार पे इतिहास का जो विभाजन है वो हमको देखने को मिलता है प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, यानी कि एंशिएंट इंडिया, मेडुअल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडुअल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जगह बचा है तो, जगह बचा है तो, और रहता तो और बता देते हैं। एक और इतिहास हमको देखने को मिलता है त्रिकाल, त्रिकाल। ओहो, इसके नीचे नहीं आएगा क्या भाई, आ जाओगी ना। त्रिकाल दिख रहा है, चलो कोई नहीं। त्रिकाल, त्रिकाल में पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल, कांस्य काल, और लौह काल। ठीक है, लौह काल, यानी कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को त्रिकाल का नाम दिया। त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब कि एक वो काल था जब पत्थरों का औजार बनाया जाता था या पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, उसको हम पाषाण काल कहते हैं। यानी जिस काल में मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में मानव ने कांसे के औजारों का या कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उस काल को हम कांस्य काल कहते हैं, और जिस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसे हम लौह काल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें पत्थर के औजारों की, तो पत्थर के औजारों में हमने देखा, यानी कि जो पाषाण काल था, पत्थर का औजार का मतलब क्या है, ये है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल को क्या कर दिया गया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा अगर आपसे बात किया जाए कि इन तीनों में
इन तीनों में सबसे बड़ा कालखंड किसका है? तो सबसे बड़ा हमारा पूरा पाषाण काल, सबसे लंबे समय तक पूरा पाषाण काल चला था। इसलिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वो 3 भाग क्या थे? वो 3 भाग हैं निम्न, पूरा पाषाण काल, ये है मध्य पूरा पाषाण काल, और ये है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम था, जो अवधि था, वो बड़ा होने की वजह से इतिहासकारों ने इसको 3 और भागों में डिवाइड कर दिया, जिसको हम निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काल विभाजन अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अभी एक काल विभाजन आपका और बाकी है। ठीक है, ठीक है तो और भी, बट अभी एक और हम आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट तौर पर है। तुम हट जाओ भाई। हाँ, अब आइए। ग्रीन, नो ग्रीन। पूरा तात्विक साक्ष्य, ठीक है। पूरा तात्विक साक्ष्य, पूरा तात्विक साक्ष्य का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी के द्वारा जो एविडेंस या जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे, यानी पुरातत्व विभाग के द्वारा। देखो, पुरातत्वविद एक होते हैं, पुरातत्वविद का काम क्या है? वो किलो खंडहरों और जमीन के अंदर खुदाई करके जो भी प्राचीन अवशेष प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, उस निष्कर्ष के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी आर्कियोलॉजी के आधार पे इतिहास को, यानी पुरातत्व विभाग के आधार पे या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि आर्कियोलॉजी के आधार पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। तीनों को विभाजन करने के पीछे रीजन क्या था कि जो भी, मतलब कि अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में हमको कोई रिटेन एविडेंस नहीं मिले, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी के हिसाब से इसको प्रागैतिहासिक काल में रख दिया गया। यानी कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना तो आता था और वो पढ़े लिखे भी हुए थे, ठीक है, बट उनके लिखे हुए लिपि या उनके लैंग्वेज को आज तक हम पढ़ नहीं सके, आज तक हम समझ नहीं सके। ऐसे टाइम पीरियड को किस में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है मगर हम उसको पढ़ नहीं सके। ठीक है, तो वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों शामिल हैं। ठीक है, अब बात आता है ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना आता था और उनके पढ़े लिखे हुए चीजों को, उनके लिपि को, उनके स्क्रिप्ट को, उनके लैंग्वेज को भली भांति हम समझ भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड को किस में रखा गया है? ऐतिहासिक काल में, जहां से हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम उस लिखित साक्ष्य को पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने में हमको सफलता भी प्राप्त होती है।
ठीक है। तो इस तरह से इतिहास को डिवाइड किया गया है जो आपके स्क्रीन पर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से नोट्स जो है बना लीजिए। मैं वो छोटे छोटे में लिखा हूं, आई थिंक कि शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कितने पार्ट में दिखाया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7। मैंने इतिहास को 7 टाइप से डिवाइड करके आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो आप जब नोट्स बनाइए तो इसी तरह का नोट्स बनाइए। डायग्राम, वो लिखने वाला प्रोसेस छोड़ दीजिए, वो वन लाइनर बच्चों वाला जो पहले हुआ करता था कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो दिल्ली उत्तर में लिखेंगे दिल्ली की राजधानी, या भारत की राजधानी क्या है, तो लिखेंगे दिल्ली। तो दिल्ली लिखने के लिए लोग करते क्या है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इस तरह से टाइम वो नहीं करना है। राजधानी लिखिए, डैश मारिए और उसके भारत की राजधानी डैश मारिए और सीधा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो 60 नोट्स बनाने का प्रयास करिए, तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट करेगा। और अपने नोट्स को थोड़ा सा कलरफुल बनाइए। कोई चीज़ जब कलरफुल ब्यूटीफुल दिखता है तभी ध्यान आकर्षित होता है, तभी हम उसको अपने दिल और दिमाग में बसाते हैं। सिर्फ लड़कियों को ही कलरफुल ना देखो, कलरफुल नोट्स भी बनाओ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम इसी को जो है क्या करेंगे, इसको एक साथ मर्ज करके आपके सामने रखेंगे, इसमें कुछ नहीं रहेंगे। फटाफट करिए। तो चलिए अब एक पूरा फुल डायग्राम बनाते हैं। इतिहास, हिस्ट्री। अब यहां पे हम देखते हैं कि इतिहास को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग के ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल के बाद आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद जो आपका तीसरा आता है वो है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, थोड़ा इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद इसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। ये प्रोटो नहीं है, ये है प्री। ये प्री है, प्रोटो ये है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, और ये हमारा है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है वो इतिहास को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है क्या,
प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो अब तीनों में डिफरेंट क्या है? अगर इतिहासकार ने इस तरह से इसको डिवाइड किया है तो तीनों में डिफरेंट क्या है? हमने बताया ना कि ये जो डिवाइड है, देखो अभी तक हमने अलग अलग पार्ट में आपको दिखाया, अब वो उसमें से कई सारे पार्ट जो है वो आपको इसमें हम ऐड करके इसमें जोड़कर दिखाएंगे कि किस तरह से इतिहास को ऐड किया गया, इस डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अभी आपके सामने हमने लिखा है, ये किसके आधार पे? ये आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के आधार पे, यानी पुरातत्व के आधार पे। ठीक है, पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पे इसे डिवाइड किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो पहले रखने से पहले मैं इसके टाइमिंग की बात कर लेता हूं कि ये टाइमिंग कब से कब तक चला था। ये टाइमिंग कब से कब तक चला था? देखो कोई एग्जैक्ट टाइम होते नहीं है, ठीक है, फिर भी एक ओवरऑल के तौर पे हम आपको बता दें कि प्रारंभ से लेकर लगभग 3000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो प्रागैतिहासिक काल का है। अब आपको लगेगा कि प्रारंभ से लेकर का मतलब क्या होता है? प्रारंभ का मतलब ये है कि जब धरती पर मानव का जन्म हुआ तब से लेकर 3000 BC। 3000 BC का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में इन 3000 BC से लेकर 600 BC तक के टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो आता है ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल को 600 BC से लेकर 1947 भारत की आजादी तक के समय को रखा गया है। ठीक है, आजादी तक के समय को रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पे कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है? तो जिस काल में कोई लिखित सामग्री या साक्ष्य उपलब्ध न हो, लिखित सामग्री यानी जिस काल में कोई लिखित सामग्री यानी रिटेन एविडेंस उपलब्ध न हो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, कोई रिटेन एविडेंस उपलब्ध न हो, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। या जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यानी कि यहां पर हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यहां पे हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहां पे क्या है? यहां पे हमको लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, बट उसको हम पढ़ नहीं सकते, और यहां पे क्या है? यहां पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसको हमको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त होती है या हो जाती है या हो गई है। ठीक है, यानी तीनों में डिफरेंट क्या है कि यहां पर प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं मगर उसको हम पढ़ नहीं सकते, उनकी लिपि को समझ नहीं सकते, उनके लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और उसको हम भली भांति पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यानी जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना तो आता था मगर उनके पढ़े लिखे हुए चीजों को हम नहीं पढ़ पाते, उस काल पीरियड को, उस काल खंडों को रखा गया आद्य ऐतिहासिक काल में। और जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना आता था और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और उसको हम पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड को ऐतिहासिक काल में। यानी ओवरऑल यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध है मगर उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, और यहाँ पे लिखित साक्ष्य है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस आधार पे इतिहास को डिवाइड किया गया। एक बात और याद आप रखिए कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा किसको गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो रखा गया है वो रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा वैदिक सभ्यता।
ये दो हैं। क्योंकि अब कुछ लोग के दिमाग में ये होगा कि सर वैदिक सभ्यता में तो हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों के बारे में जानते हैं, या वैदिक सभ्यता के जो भी स्क्रिप्ट वगैरह मिले हैं उसको हम पढ़ लेते हैं आसानी से। तो आपको मैं बता दूं, हालांकि बहुत सारे टीचर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को ही रखते हैं, बट वैदिक सभ्यता के कोई भी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जा सका है। रही बात वेदों की, तो इस समय वेद रिटेन फॉर्म में नहीं थे, लिखित साक्ष्य लिखित तौर पे नहीं थे। ठीक है, वेद जो थे वो मौखिक परंपरा पर थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता था, यानी जो गुरु थे वो अपने शिष्य को सिखवाते थे, रटाते थे, फिर वो शिष्य दूसरे को करता था। और ये परंपरा 1500 बीसी से, ये परंपरा 1500 बीसी से लेकर 400 एडी तक यही परंपरा चलती आई वेदों के अध्ययन का, मौखिक परंपरा पर, यानी कंठस्थ करना पड़ता था वेदों को। ठीक है, उसके बाद 400 एडी में महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास जी ने क्या कर दिया था, वेदों को लिखा नहीं था, वेदों का संकलन किया था, वेदों का संकलन किया था। यानी जो अलग अलग पार्ट है उनको एक साथ मर्ज करना और कुछ अपने तरफ से उसमें ऐड करके उन्होंने किसकी रचना कर दिया था, वेदों की। 4 वेद, यानी कि इतिहास को भी 5वां वेद के तौर पे जाना जाता है। 4 वेद होते हैं और 5वां वेद की अगर हम बात करें तो इतिहास को रखा गया है। यानी वेद जो है वो एक बहुत मतलब बड़े लेवल में है, उसका अध्ययन कर पाना पूरी तरीके से संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें था। अच्छा, वही अगर हम देखें तो 1917 में आकर वेदों को पूरी तरीके से बैंडिंग किया गया था इतिहासकारों के द्वारा, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग म्यूजियम में पड़े हुए थे। यानी कि 1917 से पहले किसी के घर में वेदों का जो ग्रंथ वेद है वो नहीं रहा होगा, क्योंकि वो एक साथ बैंडिंग या उसका कोई बुक वगैरह तैयार नहीं हुआ था। 1917 में इतिहासकारों ने इसको तैयार किया और तैयार करने के बाद फिर लोगों के पास ये जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग की चीजें थी। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल के तौर पे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी हम आपको टाइमिंग लिख ही देते हैं। देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कब तक चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक चलता है। बीसी का मतलब पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वैदिक सभ्यता जो है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है वैसे ही शुरू हो जाता है क्या, हमारा वैदिक सभ्यता, और ये चलता है 600 बीसी तक। ये चलता है कब तक, 600 बीसी तक। अच्छा, अब आइए बात करते हैं किसकी, लिखित साक्ष्य यानी कि प्रागैतिहासिक काल की। अब पहली चीज, एक क्वेश्चन तो आप यही बता दीजिए हमको कि इन तीनों काल खंडों में, यानी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, तीनों में सबसे लंबे समय तक टाइम पीरियड किसका चला, सबसे लंबे समय तक कौन सा टाइम पीरियड चला था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनमें सबसे लंबे समय तक जो समय चलता है वो चलता है प्रागैतिहासिक काल का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मानव का जन्म कब हुआ था और कब से मानव जीवन शुरू होता है। हम एक एविडेंस, एक साक्ष्य या एक तर्क के आधार पर हम जो है उसका व्याख्या कर दिए हैं या करते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल बड़ा होने के नाते इतिहासकारों ने इसको क्या कर दिया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इस पे भी नजर रखते हैं। तो वो 2 भाग थे, पहला पाषाण काल, आजा, पहला था पाषाण काल और दूसरा था धातु काल। पहला था पाषाण काल और दूसरा था धातु काल। पाषाण काल को अगर हम लिखें इंग्लिश में तो पाषाण काल को स्टोन एज और ये है हमारा मेटल एज। ठीक है, तो इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहास को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, पाषाण काल और धातु काल। पाषाण काल का मतलब कि पत्थर का काल, जिस काल में मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। और जिस काल में मानव ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, उसे हम
धातु काल कहते हैं। तो पाषाण काल को इतिहासकारों ने क्या कर दिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें धातु काल की, उसी तरह अगर हम बात करें धातु काल की, धातु काल की, तो पहला जो था वो ताम्र युग था, ताम्र युग। दूसरा जो था वो था लौह युग, सॉरी, दूसरा जो था वो था कांस्य युग। कांस्य युग। तीसरा जो था वो था लौह युग, लौह युग। ठीक है, तो इतिहासकारों ने इस तरह से डिवाइड किया, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र युग का मतलब क्या है? ताम्र युग का मतलब यह है कि जिस काल में मानव ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उस काल को हम ताम्र युग, ठीक है, या ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और जिस काल में मानव ने कांस्य का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उस काल को कांस्य युग कहते हैं या कांस्य काल कहते हैं। और जिस काल में मानव ने धातुओं का मतलब कि लोहे का यूज करना शुरू कर दिया था उस काल को हम लौह युग कहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि किस काल में क्या था। देखो, ताम्र युग जो था वो नव पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण यानी नव पाषाण कालीन जो मानव थे वही तांबे का प्रयोग करना शुरू किए थे। जो कांस्य युग था वो किसने शुरू किया था? वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू किया था। सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? कांसे का। ठीक है, सबसे पहले कांसे का प्रयोग किस सभ्यता के द्वारा किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया था। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किस सभ्यता के द्वारा शुरू किया गया था? नव पाषाण कालीन सभ्यता के द्वारा शुरू किया था। सबसे पहले लोहे का प्रयोग किस सभ्यता के द्वारा शुरू किया गया था? तो वो था वैदिक सभ्यता के द्वारा। ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वैदिक सभ्यता के द्वारा। ठीक है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अभी आज हम बस केवल एक डायग्राम बना रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। केवल आज हम डायग्राम पे ही काम चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण किसमें क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था, कौन से साक्ष्य कहाँ पे पाए गए थे, ये सारे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आपको मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर बात करें तो वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया था। इतिहासकारों के द्वारा वैदिक सभ्यता को भी क्या कर दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। अब वो 2 भाग कौन से थे? तो पहला था ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, काल मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव हो जाएगा। तो वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला था। ठीक है, ये 600 बीसी तक चला था। ठीक है, तो यानी वैदिक सभ्यता जो था वो 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया इतिहासकारों के द्वारा। एक ऋग वैदिक काल था और दूसरा उत्तर वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल का मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जिसमें ऋग वेद की रचना हुआ था उसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, और बाकी जो 3 अन्य वेदों की रचना हुआ था उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसी उत्तर वैदिक काल में भारत में आर्यों के द्वारा क्योंकि वैदिक सभ्यता का फाउंडर या संस्थापक कौन है? आर्य हैं। आर्य जो मध्य एशिया से, हाँ, ईरान से भारत में एंट्री किए थे
थे और वो भारत में आकर एक नए सभ्यता का उत्थान करते हैं जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मतलब ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का ही आक्रमण था। आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था और उसकी जगह पे एक नई सभ्यता भारत में जन्म लेती है जिसको हम आर्य सभ्यता कहते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, तो इसको ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमको लोहे और घोड़े के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पहले यानी कि 1000 ईसा पूर्व के पहले हमारे भारत में ना तो लोहे के बारे में जानकारी था ना तो घोड़े के बारे में जानकारी था। इन दोनों चीजों से हम भारतीय क्या थे, अनभिज्ञ थे। ठीक है, ये किसकी देन है, ये आर्यों की देन है। ठीक है, जब भारत में आर्य आए तो हमको हमारे लिए दो चीजें लेकर आए, एक धातु में लोहा और दूसरा जानवरों में घोड़ा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं डिटेलिंग। अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, यानी भारतीय इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो इस तरह से ऐतिहासिक काल, क्योंकि रिटेन तौर पर जो हमको मिलता है ना वही हमारा वास्तविक इतिहास है, बाकी तो तर्क और मतलब कि एक एविडेंस के आधार पे हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से इतिहास का विभाजन किया गया। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग कब से कब तक चलता है, तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ये 600 BC से लेकर 712 AD तक चलता है। 712 AD तक चलता है। उसके बाद मध्यकालीन की अगर बात करें तो ये 712 AD से लेकर 1707 AD तक चलता है। उसके बाद जो है आधुनिक है वो 1707 से लेकर 1947, यानी कि ये भी एडी में ही है। 1707 से लेकर 1947 तक हमारा चलता है क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सोचने और समझने की जरूरत है कि भारतीय इतिहास को इस डेट में क्यों डिवाइड किया गया, क्यों इसको सीधा सीधा नहीं रखा गया। अगर 600 से लिए तो 700 पे ही लाए, क्या 12 एक्स्ट्रा कर दिए। हाँ, ये 712 से शुरू करना था तो 700 से स्टार्ट करते, 1700 पे खत्म कर देते या 1800 पे खत्म कर देते। तो इसके पीछे रीजन ये है, देखिए 600 BC है, इस समय हमारे भारत में महाजनपदों का उदय होता है। हमारा अखंड भारत, जो पूरा भारत है, वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका जानकारी या जिसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में हमें ये पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद 712, अब 712 में भारत में एक नया धर्म का उदय हो जाता है। एक नया धर्म भारत के अंदर एंट्री कर देता है, एक आक्रमणकारी के रूप में, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर 712 में अटैक करता है। जैसे ही भारत में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है वैसे ही भारत के अंदर एक नए धर्म, एक नए संप्रदाय का एंट्री होता है। और जैसे ही भारत के अंदर नए धर्म या नए संप्रदाय की एंट्री होती है वैसे ही एंशिएंट इंडिया का चैप्टर क्लोज करके मेडिवल इंडिया का यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अभी तक तो भारत में हिंदू धर्म के शासकों ने शासन किया था, रूल किया था, मगर अब भारत के अंदर एक नए धर्म का आगमन हुआ है, तो अब इतिहास को दूसरे हिसाब से लिखा जाएगा या अलग तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये था। अच्छा, 1707 में क्या ऐसा हुआ था कि 1707 में इसको जाकर एंडिंग करना पड़ा। तो 1707 में एंडिंग करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था कि 1526 में भारत के ऊपर एक तुर्क आक्रमण हुआ था, किसका, बाबर का। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली का अंतिम सल्तनत था लोधी वंश,
जो दिल्ली का अंतिम सल्तनत था लोधी वंश, उस लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करने के बाद बाबर ने 1526 में भारत में तुर्क साम्राज्य का या मुगल वंश का नींव रखा। मुगल वंश के शासकों में पहला जो शासक था वो बाबर था 1526 में, और मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो 1857 की क्रांति में मारे जाते हैं। कौन? बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर और बाबर के बीच का जो सेंटर है वो है औरंगजेब। क्यों औरंगजेब? क्योंकि बाबर से लेके औरंगजेब तक के जो मुगल बादशाह थे वो अपने आप में शक्तिशाली थे, वो साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे। ठीक है, वो एक ताकतवर मुगल बादशाह थे, वो एक योग्य बादशाह थे। मगर औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों में उतनी एनर्जी नहीं थी, उतनी साहस नहीं था कि वो मुगल साम्राज्य को बनाए रखे और उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है औरंगजेब के मरने के बाद। तो मेनली जो मुस्लिम साम्राज्य है वो औरंगजेब तक ही चलता है। उसके बाद तो कठपुतली के तौर पे लोगों ने शासन किया। ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम बनकर, अंग्रेजों का एजेंट बनकर, अंग्रेजों का पेंसलर बनकर लोगों ने शासन किया। ठीक है, कहने का मतलब यह कि मुगलों को कमजोर करने के पीछे हाथ किसका था? मराठों का। अगर मराठों ने मुगलों को कमजोर किया तो मराठों को खुद शक्तिशाली हो जाना चाहिए था, ताकि वो अंग्रेजी आक्रमण को या अंग्रेजों को भारत में रोक सके। मगर मुगलों ने क्या किया? खुद मराठों को मुगलों को कमजोर किया मराठों ने, और खुद भी कमजोर पड़ गए, खुद भी कमजोर पड़ गए। और इसका फायदा किसको मिला? ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत को। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश को जो भी डर था वो औरंगजेब का था। औरंगजेब के जाने के बाद उनका डर जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे क्लास में, बट अभी एक बेसिक तौर पे जान लीजिए। फिर 1707 से लेकर 1947, तो 1947 में सबको पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था। तो 1947 से लेकर 1950 के बीच में 3 साल का जो डिफरेंट है, तो इन 3 साल में क्या भारत देश आजाद था या कुछ और था? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन 3 सालों तक भारत देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी भारत पर ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश हुकूमत चल रहा है। हम आजाद तो हैं मगर पूर्ण रूप से नहीं, कानूनी रूप से नहीं। तो जब हमारा संविधान बना तब हम आजाद होते हैं, यानी कि ये 3 साल हमारा भारत ब्रिटेन का एक अधिराज्य के तौर पर चला। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा एक चीज और याद करते हैं। हमने एक और इसमें ऐड किया था जेम्स मिल का। अब जेम्स मिल महोदय का क्या है? जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को लिख डाला और भारतीय इतिहास का विभाजन भी कर दिया। वो गधा जो भारत में कभी आया भी नहीं, भारत का शकल भी नहीं देखा, भारत को लोगों से नहीं मिला, भारत के राजाओं को नहीं जानता है, उन्होंने भारतीय इतिहास को धर्म या संप्रदाय के आधार पर विभाजन कर दिया। अब कितना सही किया होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। कल 1 महीने की घटना हम नहीं लिख पाएंगे कि 1 महीने पहले क्या हुआ था मेरे साथ या 1 हफ्ता पहले क्या हुआ था, पूरी तरीके से याद नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वही अपना कुछ बदल के चढ़ा बढ़ा के उसको लिख देंगे। तो अंग्रेजों ने यही किया था। अंग्रेजों ने इतिहास को कुछ इस तरह से लिखा हिंदू मुस्लिम करके कि आज भी हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी वो आपस में लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय इतिहास को धर्म या संप्रदाय के आधार पर डिवाइड कर दिया। क्या कहा उन्होंने? भारतीय इतिहास को उन्होंने प्राचीन इतिहास को क्या नाम दे दिया? हिंदू काल। हिंदू काल। उन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्या नाम दे दिया? मुस्लिम काल। मुस्लिम काल। और उन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास को क्या नाम दे दिया? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का नाम दे दिया। यानी जेम्स मिल के अनुसार प्राचीन भारत में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। आधुनिक भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो ईसाई धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, वो ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां पे ईसाई धर्म न लिख के उसमें क्या लिख दिया? ब्रिटिश। लड़ा दिया किसको? हिंदू मुस्लिम को। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की पॉलिसी ही थी कि फूट डालो और राज करो। तो इस तरह से वो भारत में हावी हुए, भारत पर शासन करने का प्रयास किए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे। ओ सॉरी, पहले मैं तो
पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हटाएं। मैं तो ध्यान ही उतर गया। कि जिसकी डेट की जरूरत था वो डेट मैंने मेंशन किया, बाकी डेट फालतू की है, उसको डेट को लिखने और याद करने से कोई मतलब नहीं है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर ले जाता हूं। अब ऊपर ले जाने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है कि जो देखो, अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो जो पूरा पाषाण, इन तीनों में जो सबसे बड़ा काल टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण काल का था। इसलिए इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। आइए, क्या है पूरा पाषाण काल? तो इसको हम बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। इसको बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। क्या हो रहा है? पाषाण काल। और इसको बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए। स्लाइड को थोड़ा सा एक बार फिर ऊपर करेंगे या इसको इरेज करेंगे नीचे वाले को। आई थिंक हो गया होगा। चलिए, ऊपर अगर करेंगे तो जगह मिलेगा मुझे। हाँ, इतना तो काफ़ी है। चलिए, आइए अब हम 10 मिनट का और क्लास लेंगे और इसमें कुछ अहम बिंदुओं पे बात करेंगे। चलिए, भारतीय इतिहास। मेन हमारा इतिहास तो यही है, बाकी सब तो फर्जी है। भारतीय इतिहास, हमने बोला भारतीय इतिहास प्राचीन काल। प्राचीन काल अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, चलो तुम हटो। हाँ, प्राचीन भारत लिखे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। ठीक है, यानी कि भारतीय इतिहास को कुछ इस तरह से 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, इसके टाइमिंग के बारे में भी लिख लेते हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो चला था 600 BC से लेकर 712 AD तक। उसके बाद जो चला था मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो 712 मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु तक। उसके बाद चलता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर AD से लेकर भारत के आज़ादी तक का चलता है। अगर हम इसके बाद का इतिहास लिखें तो हम लिखेंगे 1947 के बाद से अब तक। ये यूपीएससी वगैरह के लिए लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे चौथा भी पार्ट कर सकते हैं 1947 के बाद का इतिहास या 1947 के बाद
कि भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था। हमने यहाँ पे आपको चर्चा कर दिया कि इस समय क्या हुआ था। इस समय 16 महाजनपदों का जन्म हुआ था। ये महाजनपद जो 16 महाजनपद थे वो क्या, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी हमको मिलती है अंगुत्तर निकाय। ये सबसे प्रमाणित ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे महावस्तु भी है और भी कुछ ग्रंथ है जिसमें हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बट ये सबसे जो है पहला ग्रंथ है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय में इस बात का वर्णन किया गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें एक अस्मक भी था दक्षिण भारत में। मतलब दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, और दक्षिण भारत में मात्र एक ही महाजनपद हुआ करता था अस्मक, जो घोड़े के व्यापार के लिए फेमस था। अच्छा, ये हो गया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था। सिंध के राजा दाहिर, जो सिंध के राजा दाहिर थे, उनको पराजित करने के बाद सिंध के क्षेत्र में अधिकार कर लिया, जजिया वगैरह कर लगाया, फिर मुल्तान को वगैरह को लूटा और उसके बाद चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भारत में एक नए धर्म का, एक नए संप्रदाय का आगमन होता है, इसलिए इसको जैसे ही भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है वैसे ही एंशियंट इंडिया का चैप्टर क्लोज करके मेडिवल इंडिया का चैप्टर शुरू कर दिया जाता है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास चलता है मुगल बादशाह औरंगजेब तक। यानी मुगलों में का सबसे ताकतवर अंतिम मुगल बादशाह, यानी कि सबसे ताकतवर अंतिम मुगल बादशाह जो था वो औरंगजेब था। तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था वो 1707 में अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास का चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारी के द्वारा शासन शुरू होता है और चलता है 1857 की क्रांति। यानी कि पहला मुगल बादशाह बाबर था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में मारे गए थे, और दोनों के बीच की कड़ी में अगर हम बात करें तो वो मुगल बादशाह औरंगजेब थे। ठीक है, उसके बाद हमारा 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। अब इसी कड़ी को अंग्रेजों ने किस नजर से देखा? अंग्रेजों ने, हमने बताया ना कि जेम्स मिल, क्या नाम था? जेम्स मिल, जो गधा कभी भारत आया नहीं और भारत के इतिहास को लिख भी दिया और बंटवारा भी कर दिया। कब? 1817 में। ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था। ठीक है, और ये ब्रिटेन में रहकर, लंदन में रहकर भारतीय इतिहास का विभाजन कर देता है और भारतीय इतिहास को लिख भी देता है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिन लोगों ने प्राचीन काल में भारत पर शासन किया था वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? हिंदू धर्म से। तो इसलिए ये कौन सा युग हो गया? ये हिंदू काल हो गया। ये कौन सा काल हो गया? ये हिंदू काल हो गया। उसके बाद उसने कहा कि जिन लोगों ने यहां पर शासन किया था, ठीक है, यहां पर मध्यकाल में, तो वो किस धर्म से थे? वो मुस्लिम धर्म से थे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? मुस्लिम काल का नाम दे दिया। उसने फिर कहा कि जो लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे वो किस धर्म से थे? वो किसी धर्म से नहीं थे, वो ईसाई थे, मगर अपने आप को ईसाई नहीं लिखा। वो अपने आप को क्या लिख दिया? वो अपने आप को लिख दिया कि यहाँ पर ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश हुकूमत था। ठीक है, हमको हिंदू मुस्लिम कर दिया और अपने आप को ब्रिटिश नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें देखिए। अब जेम्स मिल के अनुसार क्या हुआ कि जेम्स मिल ने इतिहास का विभाजन अपने आधार पे इसका डेट भी कर दिया। क्या था इसका डेट? अगर हम इसकी डेट की बात करें तो ये हमारा वही था जो हमारा था 600 BC से लेकर ये 712 नहीं किया, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर मतलब कि अपनी साम्राज्य स्थापित नहीं किया था, बस भारत के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पे, सिंध और मुल्तान पे ही अपना किया था। उस बाद गोरी गजनबी हो रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से भारत में नहीं फैल सके, साम्राज्य स्थापित कर सके। ठीक है, तो भारत में पूरी तरीके से साम्राज्य स्थापित कब होता है? 1206 में। 1206 एडी। कौन करता है? तो गोरी का गुलाम, जोरू का गुलाम नहीं, गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, न केवल गुलाम वंश की स्थापना की, बल्कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना कर डाली। ठीक
ठीक है, कब? 1206 में। ठीक है, तो यानी कि 600 से लेकर 1206 तक कौन भारत में शासन करते थे? हिंदू धर्म के लोग। 1206 में आ गया एक नया धर्म का व्यक्ति, ठीक है, एक नया धर्म आ गया, तो वहां से उसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम काल हमारा शुरू होता है। उसके बाद हमारा मुस्लिम काल शुरू होता है, कब से? 1206 एडी से लेकर ये चलता है 1757 एडी तक। ये चलता है 1757 एडी तक। अब 1757 एडी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1757 और 1764, ये डेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, इसको आप याद कर लीजिए। यहां पे हुआ था प्लासी, यहां हुआ था प्लासी का युद्ध, और यहां हुआ था बक्सर का युद्ध। युद्ध ही लिख दे सीधे, क्या उतना बड़ा लिखिए। ठीक है, प्लासी और बक्सर। तो देखिए 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से अंग्रेजों के सामने पराजय झेलनी पड़ी। ठीक है, और इसी प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में न्यू जम गया। प्लासी के युद्ध ने यह डिसाइड नहीं किया कि भारत में शासन कौन करेगा। प्लासी के युद्ध ने एक निर्णायक युद्ध, पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि निर्णायक युद्ध था, मगर इस युद्ध ने यह डिसाइड नहीं कर सका कि भारत में शासन कौन करेगा, पर इस युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया कि मुगल तो नहीं करेंगे, मुगल तो भारत में अब शासन नहीं करेंगे। बस लड़ाई किसमें है? लड़ाई अंग्रेजों में है, मराठा में है। हाँ, अंग्रेज और मराठा, यही उस समय अपने आप में शक्ति था औरंगजेब के जाने के बाद। ठीक है, मगर जब बात आती है प्लासी की, तो अंग्रेजों के ऊपर एक लांछन लग गया कि अगर तुमने विश्वासघात नहीं किया होता सिराजुद्दौला के साथ, अगर तुमने अंदर ही अंदर उसके सेनापति मीर जाफर और बाकी अन्य बैंकर मंत्रियों को नहीं मिलाया होता, तो तुम प्लासी के युद्ध कभी जीत नहीं सकते थे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, ये बात है, आएगा मौका, दिखा देंगे कि हम ताकतवर हैं या नहीं है। आ गया मौका, कब? 1764 क्या बक्सर के मैदान में। अब इस बार अंग्रेजों को बड़ी चीड़ हो गया, तो कैसे ये कह रहे थे कि हम कमजोर हैं, हम विश्वासघात से ही युद्ध जीते थे। तो ये मौका था। सोचिए, वास्तव में इन्होंने अपनी ताकत, अपनी शक्ति को उससे जितना सोचे थे उससे कहीं ज्यादा रूप में उन अंग्रेजों ने दिखा दिया। अंग्रेजों ने जो बक्सर प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के नवाब को पराजित किया था, वही अंग्रेज बक्सर के मैदान में बंगाल के नवाब के साथ साथ मुगल बादशाह और मुगल बादशाह के साथ साथ अवध के नवाब को, यानी तीनों की संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद ये दिखा दिया कि अंग्रेज छल कपट या धोखाधड़ी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से जीते थे और अपने ताकत से जीतेंगे। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों का भारत में पूरी तरीके से, यानी बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में स्थापित कर दिया। यानी 1764 के बाद से भारत में ब्रिटिश शासन ही चलता है। हालांकि हम इसको 1757 से कह सकते हैं। ठीक है, 1757 से लेकर 1947 तक भारत में कौन शासन किया? ब्रिटिश। और ब्रिटिशों में भी दो तरह के शासन हुए। एक ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा 1757 से लेकर 1857, और 1857 से लेकर 1947 तक महारानी, ब्रिटिश महारानी का शासन रहा। ठीक है, पॉलिटी वगैरह में आपको वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1857 क्रांति होने के बाद महारानी जो है अंग्रेजी कंपनी को डांट डपट के अपने हाथ में लेती है और 1858 का भारत शासन अधिनियम लाती है, और उसके तहत भारत का साम्राज्य या भारत की सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले लेती है, और अंग्रेजों को, ब्रिटिश कंपनी को बोलती है कि अब तुम सिर्फ किसके लिए क्या करोगे भारत में? व्यापार, जिसके लिए तुमको भेजे हैं। ठीक है, तो ये था। अब एक चीज थोड़ा सा हम और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसी लेक्चर में एक विश्वासघाती का भी जिक्र कर ही देते हैं। आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट। 2 मिनट 5 मिनट कुछ भी हो सकता है। तुम हट जाओ भैया, ओए साला सेलेक्ट करना है। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, हो तू मुझे कबूल, मैं। हाँ जी, देखिए, अगर हम इस तरीके, हाँ, अगर हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास की, हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की। अरे यार, मैं कहाँ, मैं इंक लेने चला जा रहा हूँ।
अभी शुरुआत है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा कि इसमें इंक नहीं चलता। हाँ देखो, प्राचीन भारत में जो सबसे ताकतवर राज्य भारत का हुआ करता था या महाजनपद हुआ करता था, वो कौन था? तो वो था मगध। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर कौन था? मगध। मध्यकालीन में मगध का स्थान ले लेता है कौन? दिल्ली। ये वही दिल्ली है जिसको महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तोमर वंशीय राजा अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली के फिर बाद में दिल्ली का स्थान कौन ले लेता है? दिल्ली का स्थान ले लेता है बंगाल। यानी कि आधुनिक भारत में जो वर्चस्व था वो बंगाल का था, मध्यकाल में दिल्ली का वर्चस्व था और प्राचीन काल में किसका? मगध का वर्चस्व था। अच्छा ठीक है, यानी कि इसका स्थान ये ले लिया और इसका स्थान ये ले लिया। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे का स्थान ले लिए। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मगध और दिल्ली, यानी जब मगध कमजोर पड़ा था तो उसी के बीच में एक और भारत का राज्य शक्तिशाली हुआ था, उसका नाम था कन्नौज। कौन था वो? कन्नौज। और ये कन्नौज हर्षवर्धन के समय में जो है ताकतवर हुआ। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, तो हर कोई मगध पर शासन करना चाहता है, चाहे वो भारतीय राजा हो चाहे वो विदेशी राजा हो। भारत पे अगर अटैक कर रहे हैं तो वो किसको सोचकर अटैक कर रहे हैं कि मगध को हम अपने राज्य में मिला लेंगे या मगध को जीतकर मगध पर हम शासन करेंगे। फिर वो जो मगध फेमस था वो धीरे धीरे आ गया कहाँ पे? कन्नौज में। हर कोई कन्नौज के लिए युद्ध करने लगा। फिर कन्नौज का स्थान ले लिया कौन? दिल्ली। यानी कि चौहानों के समय में, तोमर वंश और चौहानों के समय में दिल्ली काफी जो है फला फूला और फेमस हुआ। बट जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो दिल्ली और ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, तो अब दिल्ली, हर कोई दिल्ली को जीतना चाहे। दिल्ली का शासक मतलब पूरे भारत का शासक, मगध का शासक मतलब पूरे भारत का शासक। एक तरह से पूरे भारत पर वो अपना हुकूमत कर सकता था। उसी तरह बंगाल भी अपने आप में अंग्रेजों के समय में काफी ज्यादा प्रचलित हो गया था। ठीक है, फिर दिल्ली का स्थान कहां पर चला गया? बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा, इन तीनों टाइम पीरियड में हमारे भारत में कुछ देशद्रोही थे जिनके देशद्रोह करने की वजह से, विश्वासघात करने की वजह से भारत का इतिहास ही बदल गया, कहीं कहीं भूगोल भी बदल गया। ठीक है, अच्छा, वो कौन से है? तीन देशद्रोही, थोड़ा सा उन पे भी नजर डालते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो व्यक्ति था उसका नाम था आम्भी। प्राचीन काल में जो व्यक्ति था उसका नाम था आम्भी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो व्यक्ति था उसका नाम था जयचंद्र। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो व्यक्ति था उसका नाम था मीर जाफर। ये तीनों विश्वासघाती ऐसे थे, अलग अलग युग में, कालखंडों में, अलग अलग टाइमिंग में, जिनके विश्वासघात करने से भारत का इतिहास ही बदल गया। अब क्या किए थे? ये गांधार नरेश आम्भी था, जिन्होंने सिकंदर से युद्ध करने की बजाय सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब भारत में सिकंदर का अटैक हुआ था उस समय आम्भी के पिता शासन कर रहे थे और आम्भी के पिता सिकंदर को रोकने के लिए अपनी सेना इकट्ठा कर रहे थे। तभी आम्भी अपने पिता को मना करता है कि पिताजी, आप सिकंदर को युद्ध में हरा नहीं सकते। सिकंदर एक महान विजेता है, वो कई देशों को जीतने के बाद भारत की तरफ रुख किया है। वो उसके पास एक बड़ी सेना है, बड़ी फौज है, उसके पास थल सेना और जल सेना, नौसेना, दोनों तरह की सेनाएं हैं और उसका सामना हम कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि हम सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लें, ऐसे में सिकंदर हमको माफ कर देगा और हमारे साम्राज्य को छोड़ देगा। ठीक है, पर उसके पिता ने कहा कि मैं अपने आप को इतिहास में एक देशद्रोही या एक कायर राजा के तौर पर नहीं छोड़ना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए मैं, भले ही हमारी इसमें प्राण चले जाए, हमारा साम्राज्य चले जाए, हमारे लोग चले जाए, मगर हम सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और सिकंदर से युद्ध करेंगे। और आम्भी की बार बार मना करने के बाद भी उनके पिता ने नहीं सुना और रात में अपने ही पिता का गला घोटकर आम्भी ने हत्या कर दिया। यह आम्भी वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्लासमेट हुआ करता था तक्षशिला में। ठीक है, तो
अपने पिता की हत्या करने के बाद इन्होंने ये गांधार का नरेश बनता है, राजा बनता है और सिकंदर की अधीनता स्वीकार करता है। केवल अधीनता ही नहीं स्वीकार करता है बल्कि अपनी सेना भी सिकंदर में शामिल करता है और सिकंदर के साथ मिलकर भारतीय राजाओं को मारना और पराजित करने का काम करना शुरू करता है, क्योंकि सिकंदर ने इसको लालच दिया था कि आज हम तो आज हैं, कल को चले जाएंगे और हम जब जाएंगे तो भारत का सारा प्रदेश आपके ऊपर छोड़ देंगे, आपको दे देंगे, आप आज गांधार के हैं, कल आप अखंड भारत के राजा होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहां पर आंबी के बाद जयचंद्र का। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, तो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है और तराइन के दूसरे युद्ध में, प्रथम युद्ध में तो गोरी हारता है और दूसरे युद्ध में जयचंद्र की सपोर्ट करने की वजह से क्या होता है, गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में कामयाब होता है और तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में हराने के बाद दिल्ली पर अधिकार हो जाता है किसका, गोरी का। अब भाई उसको तो साम्राज्य चाहिए, साम्राज्य के लिए कोई अपना नहीं है, सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए कोई अपना नहीं है। अब 1192 के बाद 1194 में नंबर आया था किसका, जयचंद्र का भी, और जयचंद्र को 1194 में चंदौर के युद्ध में गोरी पराजित करने के बाद अब कन्नौज पर भी अधिकार कर लेता है, कन्नौज पर भी अधिकार कर लेता है। उसी तरह बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में जो शासक, बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे वो सिराजुद्दौला हुआ करते थे और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। मीर जाफर ने अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिलकर, अंग्रेजों ने भी वही सिकंदर की तरह इसको लालच दिया था कि आपके अंदर तो सिराजुद्दौला से ज्यादा योग्यता है, आपके अंदर नवाब बनने का ज्यादा गुण है, हाँ आप एक अच्छे नवाब बन सकते हैं, अगर आप हमारा साथ दे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और ऐसे में मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है। मीर जाफर के साथ साथ पूरी सेना अंग्रेजों से मिल जाती है, क्योंकि सेना तो मीर जाफर के हाथ नहीं था। और उसके साथ साथ जो बैंकर थे, जो मुख्यमंत्री थे, जो ऊंचे पोस्ट पे अमीर वर्ग थे, सारे लोगों को अंदर ही अंदर अंग्रेजों ने पैसे देकर, रिश्वत देकर खरीद लिया था कि तो आपको ऊंचे पोस्ट दिए जाएंगे जब मीर जाफर सत्ता में आएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से सिराजुद्दौला को पराजित करके उसको मार दिया जाता है। उसी मीर जाफर का पुत्र मीर के पास जब वो भागकर जाता है तो मीर उसका चूड़ा भोंककर उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से जो है कि भारत में अंग्रेजों का एक तरह से हुकूमत, या बंगाल में अंग्रेजों का हुकूमत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन कालखंडों में ये तीन तरह के देशद्रोही थे। ठीक है, तो ये आज का क्लास था, कुछ बेसिक चीजें थी। मेरा क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन का भी उतना मेरे पास वो कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए पढ़ाने में जो भी छोटी मोटी गलतियाँ वगैरह हुई हैं तो उसको नज़रअंदाज करना। हाँ, एक मेरा ये भी प्रॉब्लम है कि मैं बोलता कुछ हूँ, बोर्ड पे कुछ और लिखा रहता है और बोर्ड पे कुछ और लिखा रहता है, बोल कुछ और देता हूँ। तो हालांकि जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, बोर्ड पर क्या लिख दिया है मुझे खुद ही नहीं पता रहता है। ठीक है, तो अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो फिर ठीक है, हो गया। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से चैप्टर से हमको स्टार्ट करना है, एंशिएंट या मेडिवल या मॉडर्न। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय।